प्लीज बाबूलाल जी बोलिए। माननीय सभापति महोदय जी, आज मांग संख्या ग्रामीण विकास विशेष कार्यक्रम और सामुदायिक विकास 41 और 28 पर मुझे बोलने का अवसर दिया, इसके लिए आपका आभारी। सभापति महोदय जी, हमारे उनियारा से आने वाले माननीय सदस्य ने ठीक ही कहा था कि पंचायती राज की नींव राजस्थान से रखी थी और उस समय एक अच्छी कल्पना थी कि गांव का विकास गांव के लोग ही करें तो ज़्यादा अच्छा होगा। इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए उस समय उसकी नींव रखी और उसको शुरुआत की। ग्रामीण विकास में 3 प्रकार की व्यवस्था की गई। 3 टायर व्यवस्था, सरपंच, प्रधान और जिला प्रमुख, पंचायत के ग्राम पंचायत के चुनाव, पंचायत समिति के चुनाव और जिला परिषद के चुनाव करके और अपने क्षेत्र की समस्याओं के विषय में चिंता करके उसका निस्तारण करना। गांव की मतलब पंचायती राज की अंतिम इकाई के रूप में ग्राम पंचायत को मान करके वहां से विकास शुरू किया। सभापति महोदय जी, मैं आपसे कहना चाहूँगा कि अभी कुछ विषय पर बहुत से हमारे वक्ताओं ने अपनी अपनी बात रखी। सरपंच लोग, अभी उन्होंने माननीय सदस्य ने बहुत अच्छी बात कही कि हमारी जो रीढ़ की हड्डी है और उस अंतिम कड़ी का व्यक्ति है, जनता के द्वारा चुना हुआ व्यक्ति, वो हड़ताल कर रहा है, उनकी मांगे तो वास्तव में जायज़ है। सरकार उनकी बातों को सुनती नहीं है। अभी आपने जिक्र किया कोविड सहायक की, क्या स्थिति कर दी। उस समय जब जनता कोरोना के कारण संकट में थी, उनकी मदद के लिए जिन्होंने नर्सिंग की, उन व्यक्तियों को कहा कि भाई उनकी मदद करिए, उनकी सेवा करिए, उनकी रक्षा करिए, इसके लिए उनका चयन हुआ था। अब उनकी स्थिति क्या कर दी। उनका भुगतान कहाँ से होगा। राज्य सरकार जिम्मेदारी या विभाग जिम्मेदारी ना लेगा। ग्राम पंचायत अपने आय में से कुछ हिस्सा देगी और कुछ मानदेय जिला परिषद अपने हिस्से से देगा। अब उनका क्या हालत कर दी। आज तक उनका समय पर भुगतान नहीं हो रहा है और सरपंचों ने ये कह दिया कि हमारे पास में जो हमारा पैसा आता था उसमें भी कटौती कर दी। और पूरे राजस्थान में जिस प्रकार की कटौती की, पंचम और छठ ये वित्त आयोग की, जो राज्य वित्त आयोग की 200 करोड़ रुपए का उन स्थानीय इकाइयों को जो पैसा मिलना था उसमें राज्य सरकार ने कटौती की। बहुत बड़ी कटौती है। जो अगर ये पैसा होता तो स्थानीय स्तर पर परिसंपत्तियों का निर्माण होता, वो नहीं होकर के वो बाधित हो रहा है। अब वो कह रहे कि हम भुगतान कहाँ से करें। सरपंच ने मुझे कहा कि एमएलए साहब हम तो भुगतान नहीं करेंगे। अरे नहीं करोगे तो इन लोगों ने तो संकट में सेवा की है, ये लोग भूखे, इनके बच्चे भूखे तो नहीं मरेंगे। इसी प्रकार से आपके जो सुरक्षा गार्ड लगे हुए उनकी क्या स्थिति है। अभी काफ़ी समय से उनका भुगतान नहीं हुआ, पंचायतें भुगतान नहीं कर पा रही है। तो ये एक समस्या, बहुत बड़ी समस्या। सरकार को सुन करके उनका कोई रास्ता निकाल करके उनका भुगतान तो होना चाहिए, नहीं हो रहा है। इसी से आगे चल करके आपने कुछ बातें और मैं आपसे कहना चाहूँगा कि हमारे यहाँ पर नरेगा, अब बहुत सत्ता पक्ष के सदस्य ने कहा कि ये हमारी एक जीवनदायिनी एक योजना है और गांव के व्यक्ति को, गरीब व्यक्ति को मदद करने की योजना है। हमने भी उस समय अपना मेजे थपथपाई थी, बहुत अच्छी योजना थी। लेकिन आज स्थिति क्या है। अभी नरेगा में हमने ग्राम पंचायतों में ऑनलाइन हाजिरी लेना शुरू कर दिया। जिस क्षेत्र से मैं आता हूं सभापति महोदय जी, वहां पर ग्रामीण क्षेत्र है और वहां पर नेटवर्क की बहुत बड़ी समस्या है। और बहुत बड़ी समस्या है तो मजदूर तो वहाँ पर है, लेकिन उनकी हाजिरी ऑनलाइन होती नहीं है। नहीं होती तो वो श्रमिक जाएगा कहाँ। क्या उस हाजिरी को आप मानेंगे कि नहीं मानेंगे। आप ऑफलाइन नहीं माना उसको। अब ये बहुत बड़ी समस्या है। और उसी के बाद में अब स्थिति क्या है। आपने 60-40 का रेशो कर रखा है। श्रम भाग में आपने 60% करा है और मटेरियल में आपने 40% कर रखा है। उसकी क्या दुर्दशा है। 2-2 साल तक मटेरियल भाग का भुगतान नहीं हो रहा है। ट्रैक्टर वाले, मेट, कारीगर और जो सामान देने वाला उनके पीछे पीछे घूमता कि भैया मेरा भुगतान कर, उसका सीमेंट का वो कर नहीं पाता है, तो उनके प्रति अविश्वास पैदा होता है। सभापति महोदय जी, आगे चल करके आपने
जिला परिषद में जितनी भी स्वीकृति जारी होती थी पहले, उस समय जब प्रस्ताव आता तो आने के बाद में उनकी प्रशासनिक स्वीकृति जारी हो जाती थी। आज क्या स्थिति है? सरकार ने अगर कोई दिशा निर्देश दिए हैं कि कोई कानून बना करके कहा है कि भाई इसको रोकिए, ये कहा कि आपकी ज़मीन के दस्तावेज पहले लाओगे तभी हम प्रशासनिक स्वीकृति जारी करेंगे। हमारे एमएलएडी के हम स्वीकृति के लिए कागज़ भेजते हैं, अनुशंसा भेजते हैं, और वो महीनों तक उनके पास इसके लिए पड़ी रहती है कि ज़मीन के दस्तावेज नहीं है। तो मेरा आपके मार्फत से सरकार से ही कहना है कि सरकार भाई प्रशासनिक स्वीकृति जारी कर दे, टीएस चली जाए, और वित्तीय स्वीकृति आप तब जारी करेंगे। ये है नियम में कि आप ज़मीन के दस्तावेज लाएंगे तब। अगर उस समय नहीं आता है तो साल के अंत में आप उस काम को निरस्त करिए, हमें कोई तकलीफ नहीं। लेकिन इस प्रकार से काम रोकेंगे तो उस ग्रामीण क्षेत्र में कैसे काम हो पाएंगे? इसी के आगे कुछ बातें और थी जो मैं आपसे कहना चाहता हूं कि हमारे ग्रामीण क्षेत्र में एनीकट है, बांध है, उनकी 3-4 श्रेणियां बना रखी हैं। एक बांध तो जो छोटा है, जो सबसे छोटा है, वो ग्राम पंचायत को उसका मालिकाना हक दे रखा है। एक बांध जो है, जो उससे बड़ा है, वो पंचायत समिति को मालिकाना हक दे रखा है, और एक बांध उससे ज़्यादा बड़ा है, उसको जिला परिषद दे रखा, और इससे बड़े बांध है वो राज्य सरकार के अधिकार क्षेत्र में। सभापति महोदय जी, मैं कहना चाहता हूं कि ग्रामीण क्षेत्र में आपके बांध हैं, अगर उन लोगों को आप रोजगार देना चाहते हो तो मत्स्य पालन का एक बहुत बड़ा एक वहां पर उद्योग चल सकता है। वहां पर मच्छियों का बीज दो, उनको ट्रेनिंग दो, और ट्रेनिंग देने के बाद में उनको नावें दो, जाले दो, और उनको मार्केट उपलब्ध कराएंगे तो वो अपने पैरों पर खड़ा होगा, अपने बाल बच्चों का पेट पाल सकता है। इस प्रकार का एक मेरे राज्य सरकार को सुझाव है, ये करना चाहिए। आगे चल करके मैं आपसे कहना चाहूँगा, ग्राम पंचायत को आपने मिनी सचिवालय तो माना है, आपने काफ़ी विभाग भी हस्तांतरित किए थे, लेकिन उनकी दुर्दशा क्या है, क्या हो रहा है? अभी मुख्यमंत्री जी ने पिछली बार एक घोषणा की थी कि हम लोग आने वाले समय में ग्राम पंचायत मुख्यालय को डामर की सड़क से जोड़ेंगे। हमारे बाली से आने वाले माननीय सदस्य ने उसमें जिक्र किया था। मैं भी ग्रामीण परिवेश का आदमी हूँ, गांव से आता हूँ। वहाँ पर फॉरेस्ट का बहुत बड़ा एरिया है, और उस एरिए में आज कई ग्राम पंचायतें हैं जो आज भी डामर से तो क्या, वहाँ मूलभूत सुविधा तक नहीं, बिजली नहीं है, पानी नहीं है, सड़क की बात दूर है। अब आपने घोषणा की तो उसका कुछ रास्ता तो निकलना चाहिए कि उन ग्राम पंचायतों को हम डामर से जोड़ेंगे तो उसी के साथ साथ वहाँ पर बिजली भी जाएगी और पानी की सुविधा भी होगी। इस प्रकार का हमको कोई रास्ता तो निकालना चाहिए। फॉरेस्ट वाला वहाँ से सूखी लकड़ी नहीं लेने देता है तो आप डामर की सड़क कैसे बनाएंगे? इसी के साथ मैं आपसे कहना चाहूँगा कि हमारे यहाँ श्रमिक कार्ड की बात है। आपने कहा कि हम 100 दिन का रोजगार जिसने पूरा किया है उसको श्रमिक कार्ड देंगे, और उसके साथ में कई सारी सरकारी योजना से उस परिवार को हम लाभान्वित करेंगे। अभी शिविर लगे थे, शिविरों में मेरा भी जाना हुआ। मैंने उसने पूछा कि भाई आपने श्रमिक कार्ड कितने बनाए हैं? तो कहीं 5 आते हैं, कहीं 10 आते हैं। जब मैंने गहराई तक जानकारी चाही तो वहाँ पर जो कार्मिक लगा है वो न चाहता है कि कोई भी एक व्यक्ति 100 दिन पूरा करे। अगर वो 100 दिन पूरा आता तो बीच में रोक करके उसके परिवार का किसी का दूसरे का नाम लिखता, ताकि श्रमिक कार्ड हमको नहीं बनाना पड़े। आप उनको पाबंद क्यों नहीं करते हो कि एक परिवार का व्यक्ति, उस पर ज़्यादा से ज़्यादा जोर लगाओ जिसके कारण से उस गरीब आदमी को सरकारी योजना का कई लाभ मिलेगा, उसमें कई प्रकार की सुविधाएं हैं। और उस परिवार के व्यक्ति की डेथ होती तो सरकार उसके लिए मुआवजा तक देती है। ये सारी व्यवस्थाएं हैं, तो ये करते क्यों नहीं हैं? अभी हमारे यहाँ ये गुरु गोरवलकर की जिक्र पाली से आने वाले माननीय सदस्य की थी। एक योजना अभी पिछले साल ही लॉन्च की थी,
और बहुत अच्छी स्कीम थी कि गुरु गोलवलकर योजना के अंदर गांव का आदमी अगर वो मदद करना चाहता है और अपने पैसा इकट्ठा करके कोई काम करना चाहता तो अपनी परिसंपत्तियां बना सकता था। कोई संस्था अगर उसमें अपना अंशदान दे करके परिसंपत्तियां निर्माण करना चाहती तो वो कर सकते थे। एमएलए, एमपी और कोई भी लोग उसमें अंशदान करके अपना काम करा सकते थे, आसानी से होता था और बस अपना जनता की भी सहभागीदारी होती थी और काम आसानी से होते थे। अभी जनजाति विभाग में एक योजना लॉन्च की कि 30% तो जन सहभागीदारी से, चाहे उसमें जनता इकट्ठा कर सकती, कोई संस्था भी कर सकती, कोई दानदाता भी कर सकता है, उसमें एमएलए एमपी भी अपना हिस्सा दे करके, और उसके बाद में 70% जनजाति विभाग देगा। हमने सोचा, मैंने भी कि भाई मेरे एरिया में मैं ज़्यादा से ज़्यादा काम कराऊंगा। मैंने कहा भाई देखो एमएलएडी का 30% मैं दूंगा और 70% वो आएगा तो मैं ज़्यादा से ज़्यादा काम करा पाएंगे। इस प्रकार से हमने प्रस्ताव बना के भेजे और अभी बाद में पता लगा तो उस योजना में पैसा ही नहीं है। तो इस प्रकार की योजना का लाभ क्या होगा? केवल वो योजना कागजों में ही रहेगी कि क्या होगा? अब हमको पता ही नहीं वो पैसा कहाँ है, कहाँ गया, पता नहीं। तो मंत्री से मैंने बात की, मंत्री जी ठीक है, उनको कहा, मैंने कहा यार ये क्या हुआ? तो कि वैसा पैसा है ही नहीं, तो फिर योजना का मतलब क्या था? इस प्रकार काफ़ी योजना जो है जिनके विषय में हम, प्रधानमंत्री आवास योजना, अब उसमें काफ़ी बातें मैं ज़्यादा उस पुनरावृत्ति तो नहीं करूँगा, लेकिन एक बात मैं कहना चाहता हूँ। प्रधानमंत्री आवास योजना, पहले इंदिरा आवास बनते थे, लोगों के पैसे आधे तो उनके पास जाते थे, आधे लोग खा जाते थे, मकान भी नहीं बनता था और पैसे भी खत्म हो जाते थे, व्यक्ति वहीं का वहीं रहता था। लेकिन प्रधानमंत्री जी की एक कल्पना थी कि मकान उनका बनना चाहिए, पूरा का पूरा पैसा उसकी जेब में जाए। ये कल्पना करके उन्होंने कहा ऑनलाइन भुगतान होगा और उसी डिग्री पर जाकर जहां आप मकान बनाना चाहते हो वहीं से आपका फ़ोटो खींच करके ऑनलाइन करना पड़ेगा। दूसरी बार अगर दाएँ बाएँ जा करके फ़ोटो खिंचाओगे तो आपका ऑनलाइन नहीं होगा। ये एक प्रामाणिकता के साथ में उस ईमानदार व्यक्ति का काम। माननीय सदस्य समाप्त करें, आप समाप्त करें। उसी में एक विषय में इसलिए कहना चाहता हूं कि उसमें क्या होता है कि भाई 1,50,000 का मकान है, उसमें एक किस्त नरेगा से उनको मस्टोल भर के देनी है। उसमें सचिव क्या करते, मस्टोल भरते नहीं है और नहीं भरने के कारण उस व्यक्ति को जो अंतिम किस्त में भुगतान होता है, ऐसे एक नहीं अनेकों व्यक्तियों का वो खाता बंद हो गया और वो भुगतान नहीं होने के कारण वो व्यक्ति अपने पंचायत समिति के और ग्राम पंचायत के चक्कर लगाता कि मेरा इतना भुगतान नहीं हुआ। तो इसको भी सरकार को देख करके कुछ रास्ता निकालना चाहिए। सभापति महोदय जी, मुझे समाप्त करें, आप समाप्त करें। आपने मुझे समय दिया, इसके लिए तो आपका आभारी हूँ। जय भारत, धन्यवाद। श्री मदन प्रजापत।